जय हिंद साथियों, 50 डेज चैलेंज का आज 9th डे और दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल पोएम इक्विपमेंट बाय एडगर एल्बर्ट गेस्ट के सेकंड स्टैंजा के द्वारा। ये जो पोएम है इसका कमाल का थीम है वो ये है कि दुनिया में जितने भी लोग महान बने या फिर जिस किसी ने भी अपने अपने फील्ड में महानता हासिल करी, उनमें हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। हर इंसान में वो सारी बातें होती है जिसकी वजह से एक इंसान किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। इसी बात को बयां करते हुए पोएम इक्विपमेंट का सेकंड स्टैंजा वो कुछ इस तरीके से है, सुनिएगा। लुक देम ओवर द वाइज एंड ग्रेट, दे टेक देयर फूड फ्रॉम अ कॉमन प्लेट एंड सिमिलर नाइफ्स एंड फॉर्क्स दे यूज, विथ सिमिलर लेसेस दे टाई देयर शूज। The world considers them brave and smart, but you have all that they had when they made their start. आज 9th डे पे हम और आप मिलकर देखने वाले हैं प्रोनाउन के कुछ टाइप्स। वो कौन कौन से टाइप्स हैं? तो हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके साथ देखेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन और साथ में देख लेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ये कुछ प्रोनाउंस पे आज हमारा और आपका नज़र रहेगा। प्रोनाउन के सब मिलाकर 10 टाइप्स होते हैं, 7 को हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। आज ये 3 पे हम डिस्कशंस करेंगे। ये जो 3 प्रोनाउंस हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, इनका स्पोकन इंग्लिश में कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में इसका इम्पॉर्टेंस और बढ़ जाता है जब हम कोई कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। तो आज शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से शुरू करते हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, किन किन वर्ड्स को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं और ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे होता है। तो शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका फॉर्मेशन बड़ा आसान है। जिन वर्ड्स में सेल्फ लगा होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे माई में आप सेल्फ लगा दो, देखो क्या बनता है, माई सेल्फ बन गया। ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं कंपाउंड प्रोनाउन। कंपाउंड किस लिए कहते हैं? क्योंकि 2 शब्दों से मिलकर बना, माई एंड सेल्फ, इसलिए बन गया माई सेल्फ। ये कंपाउंड प्रोनाउन है। माई सेल्फ में माई कहाँ से आया? माई आया आई से। आई क्या? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग है कि जो सिंगुलर है उसके साथ सेल्फ लगना है। सिंगुलर वाले के साथ हम लगाते हैं सेल्फ और जो प्लूरल होता है उसके साथ लगाते हैं हम सेल्फ्स। जो प्लूरल होता है उसके साथ हम सेल्फ्स लगाते हैं। ऑब्वियसली सेल्फ का प्लूरल ही होता है सेल्फ्स। सिंगुलर की लिस्ट में हमने देख लिया माई, योर में हमने सेल्फ लगाया। योर कहाँ से आया? योर आया यू से। यहाँ पर एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यू जो होता है उसका सिंगुलर एंड प्लूरल एक ही जैसा होता है। यू सिंगुलर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यू का इस्तेमाल प्लूरल में होता है। ये जो सेकंड पर्सन होते हैं उसके लिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मिलकर बन गया यहाँ पे योर सेल्फ। और सिंगुलर के लिस्ट में क्या हमारे पास है? ही से हमारे लिए क्या हो गया? हिम। और इसमें जब आप सेल्फ ऐड किए तो ये हो गया हिमसेल्फ। ही जो होता है 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर। फिर आता है शी से हमारे पास है हर, और हर में जब हमने सेल्फ ऐड किया तो ये बन गया हर सेल्फ। और फिर हमारे पास है इट, तो इट से इट ही रहता है और इसमें हमने सेल्फ ऐड किया तो ये बन गया इट सेल्फ। इट क्या है? 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर। तो सिंगुलर के लिस्ट में हमारे पास माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। प्लूरल के केस में देखते हैं कि प्लूरल के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं। प्लूरल के लिए हमारे पास है आर कहाँ से आता है? वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर।
और जो प्लूरल है उसके साथ हम सेल्फ ऐड करेंगे और इस तरीके से ये बन गया आर सेल्फ। यू को जैसे कि मैंने बताया सिंगुलर के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यू से हमारे पास आ जाता है योर, और जब इसका प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे तो योर सेल्फ्स, और ये इसके लिए हमारे पास हो गया योर सेल्फ्स। और प्लूरल के लिए हमारे पास एक बचता है, वो होता है दे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है दे। दे से हमारे पास है देम, और देम में आपने सेल्फ ऐड कर दिया तो ये बन गया देम सेल्फ्स। तो ये वर्ड्स जो होते हैं यही होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। यहां पर एक बात जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वो क्या? वो ये कि ये जितने भी वर्ड्स हैं सेल्फ वाले, और ये यहां पर जितने भी वर्ड्स हैं ये सेल्फ वाले, इनका इस्तेमाल जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हैं और एम्फैटिक प्रोनाउन भी है। इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल, यही वर्ड्स इस्तेमाल के आधार पर कभी रिफ्लेक्सिव बन जाएंगे, कभी एम्फैटिक बन जाएंगे। तो ये जो वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल हम रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों प्रोनाउन के तौर पे कर सकते हैं। ये दिखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वर्ड सेम है बट चूंकि उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग अलग अलग ढंग से होता है, इसलिए ये कभी माई सेल्फ कभी एम्फैटिक बन जाएगा, कभी रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। योर सेल्फ कभी रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, कभी एम्फैटिक बन जाएगा। तो शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। तो इनको समझने के बाद अब जो है हम कुछ एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझने के लिए अगर एक बात हम समझ लेते हैं, सिर्फ एक बात, कि रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्ट। अगर रिफ्लेक्ट का मतलब हम समझ लें तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब समझ में आ जाता है। रिफ्लेक्ट, एक एग्जांपल देखते हैं कि ही मोटिवेट्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को मोटिवेट करता है। इस एग्जाम्पल से यहाँ सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है सपोज मेरे हाथ में एक बॉल है और इस बॉल को मैं थ्रो करूँ अपोजिट वॉल में, वापस रिटर्न होके मेरे पास आ जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट होके मेरे पास आ गया। तो अगर सेल्फ वाला फॉर्म इस तरीके से इस मीनिंग को लेकर इस्तेमाल होता है तो वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव। और यहाँ पर एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग है जानना कि ये जो हिमसेल्फ है, ये सेंटेंस का, ये हिमसेल्फ का मतलब ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है, और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन होता है। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन होते हैं। ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट है वो सेम पर्सन है। ये जो हैं ये दोनों एक ही पर्सन्स को दर्शाता है। ये समझना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। ही मोटिवेट्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को ही मोटिवेट करता है। और रिफ्लेक्सिव में यहाँ पर यह भी समझना है कि सब्जेक्ट जो काम करता है तो उसके काम करने का असर जो है, सब्जेक्ट ने जो काम किया उसके काम करने का जो इम्पैक्ट है, असर है, इन्फ्लुएंस है, वो वापस सब्जेक्ट पे ही मुड़ के आ जाता है। देखिए यहाँ पर कि ही मोटिवेट्स हिमसेल्फ, वो खुद को मोटिवेट्स करता है, वो किसी और को नहीं करता है। मतलब इसने जो किया, एक तो ये समझ लें कि ये जो हिम है, हिमसेल्फ, ये ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन है। अगर इसने कुछ काम किया, इसका काम का इम्पैक्ट इसी पे वापस आके पड़ गया, इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ to her friends. She introduced herself to her friends. उन्होंने अपना परिचय अपने दोस्तों के साथ करवाया। तो सेल्फ सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है
और ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन है। और देखते हैं द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ। प्रिजनर ने खुद को फांसी लगा लिया। तो हिमसेल्फ सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और प्रिजनर दोनों सेम इंसान है। फांसी लगाया, खुद मर गया। यू अप्रिशिएट योरसेल्फ। आप अपनी प्रशंसा खुद करते हैं। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम पर्सन। अप्रिशिएट किया, खुद अप्रिशिएट हो गया। और देखते हैं कि दे डिसीव देमसेल्व्स। वो खुद को धोखा दे देते हैं। देमसेल्व्स सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम। सब्जेक्ट जो भी किया उसका असर वापस उसी पे पड़ गया। और एक और देख लेते हैं कि द टेररिस्ट शॉट हिमसेल्फ। टेररिस्ट ने खुद को गोली मार ली। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ है और सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, क्योंकि जब टेररिस्ट ने खुद को गोली मारा तो खुद मर गया, उसके काम करने का असर किसी और पे नहीं पड़ा। ये होता है रिफ्लेक्सिव का मतलब। इन सिंपल एग्जाम्पल से ये बहुत क्लियर हो जाता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन को कहते हैं कि जिसमें सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो किसी काम को करता है और उसके काम करने का जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो इफ़ेक्ट है, वो वापस सब्जेक्ट पे ही आगे पड़ जाता है। और सेंटेंस का जो सेल्फ फॉर्म जो रिफ्लेक्सिव है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है और सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो इसका देख लेते हैं कि द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट टर्न्स बैक। द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट टर्न्स बैक या रिफ्लेक्ट्स अपॉन सब्जेक्ट। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस लाइन को देखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट टर्न्स बैक या रिफ्लेक्ट्स अपॉन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करता है उसके काम करने का जो अंजाम होता है, उसका काम करने का जो इफेक्ट होता है, वो वापस सब्जेक्ट पे ही पड़ जाता। तो ये जितने भी हमने सेंटेंसेस देखा, ही और हिमसेल्फ दोनों सेम पर्सन। हिमसेल्फ सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, किसको मोटिवेट किया, खुद को मोटिवेट किया। शी और हरसेल्फ दोनों सेम इंसान। हरसेल्फ सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, इसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। प्रिजनर हिमसेल्फ एक इंसान, प्रिजनर ने खुद को फांसी लगा लिया, उसका असर खुद पे आया। यू अप्रिशिएट योरसेल्फ एंड यू दोनों सेम पर्सन। वो खुद को ये अप्रिशिएट प्रशंसा करता है। दे डिसीव देमसेल्व्स, वो खुद को धोखा देते हैं। द टेररिस्ट शॉट हिमसेल्फ, टेररिस्ट ने खुद को गोली मार लिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल से समझने की हमने कोशिश करा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या? अब इसके बाद नेक्स्ट हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे इस्तेमाल होता है, कब हम समझेंगे और किस टाइप के कैसे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम देखने की कोशिश करेंगे। क्या हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये बड़ा आसान है। इसमें क्या होता है कि एक लिस्ट है शब्दों का, देयर इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, शब्दों की एक लिस्ट है। अगर वो वर्ड्स दिख जाएं सेंटेंस में तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता ही लगता है। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि उन वर्ड्स को लर्न कर लेना है कि अगर वो वर्ड्स कहीं दिख गए तो उसके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लगाना पड़ेगा। क्या क्या वर्ड्स हैं वो लिस्ट? अवेल, अवेल का मतलब होता है कि अगर कोई मौका हमारे सामने आता है तो उस मौके का हमें फायदा लेना चाहिए, उस मौके का सदुपयोग करना चाहिए। और इस लिस्ट में क्या हो जाता है? एब्सेंट, अडॉप्ट,
एडजस्ट, अप्लाई, और एक वर्ड होता है अक्यूट। अक्यूट वर्ड पे यहाँ पे कुछ मैं बताना चाहूँगा कि अक्यूट जो वर्ड है इसका दो मतलब होता है। अगर अक्यूट वर्ड का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई सज़ा हुआ और उस सज़ा से उसको मुक्त कर दिया गया, उसको दोष मुक्त कर दिया गया, तो उस अर्थ में भी अक्यूट का मतलब होता है। बट अगर अक्यूट का इस्तेमाल उस अर्थ में होगा तब हम वहाँ पे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। बट अगर अक्यूट का मतलब एक ऐसे सेंस में होता है कि हर जगह एक इंसान का बिहेवियर का एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसका आचरण उस तरीके से होना चाहिए, और अगर वो उसका आचरण उस दिए हुए सिचुएशन में उस ढंग से करते हैं तो वहाँ पर अक्यूट होते हैं। और अक्यूट का इस्तेमाल जब इस तरीके से होगा तब यहाँ पर सेल्फ लगेगा। इसके लिस्ट में और कुछ वर्ड्स हैं। एक इंजॉय है, जब भी इंजॉय रहेगा तो आप लगा दोगे सेल्फ फॉर्म एक्सर्ट, और रिवेंज, और रिजाइन, और प्राइड। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को लर्न कर लेना। ये वर्ड्स जहां भी दिख गए आपको, और इन्हीं वर्ड्स के साथ एग्जाम्स में जो स्पॉटिंग एरर आता है उसके साथ सेल्फ फॉर्म नहीं दिया रहेगा। एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। एविल के साथ देख लेते हैं कि यू शुड अवेल योरसेल्फ of the opportunity. You should avail yourself of the opportunity. आपको, हमको, सभी को हमारे सामने आए मौके का उसका सदुपयोग करना चाहिए। अवेल है तो सेल्फ फॉर्म लगेगा ही लगेगा। एब्सेंट से कर लेते हैं कि he absented himself from the meeting. उन्होंने अपने आप को मीटिंग से एब्सेंट रखा। एब्सेंट है तो सेल्फ फॉर्म लगेगा ही लगेगा। अडॉप्ट कर लेते हैं। इंडियंस अडॉप्ट themselves very easily wherever they go. जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, अपने आप को नए परिस्थिति में बड़े आसानी से अनुकूलित कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। अडॉप्ट है तो सेल्फ फॉर्म लगेगा ही लगेगा। एक अक्यूट का कर ले, अक्यूट योरसेल्फ, acquit yourself as a man. acute का मतलब बताया था मैंने कि दो होता है कि जब acute का अर्थ होता है दोष से उसको दोष मुक्त करना, तब भी होता है, बट तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन acute के साथ तब लगाते हैं जब इसका इस्तेमाल एक पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन में एक इंसान का जो बिहेवियर बनता है, अगर उस ढंग से उसका आचरण होता है तो हम acute का इस्तेमाल करते हैं। एक और देख लेते हैं, enjoy. She enjoyed herself in the village. उन्होंने विलेज में बड़ा इंजॉय किया, तो इंजॉय है तो यहाँ पे सेल्फ फॉर्म लगेगा ही लगेगा। एक जो है रिवेंज का कर लेते हैं, शी रिवेंज्ड herself upon him. उन्होंने अपने ऊपर गलत हुए चीज़ों का बदला ले लिया। तो ये वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जब भी ये वर्ड्स आपको दिख जाएं, अवेल, एब्सेंट, अडॉप्ट, एडजस्ट, अप्लाई, अक्यूट, एंजॉय, एक्सर्ट, रिवेंज, रिजाइन, प्राइड, तो इसके साथ सेल्फ फॉर्म लगेगा ही लगेगा। और ये कर लेते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बेफिक्र हो जाते हैं। आगे अच्छा, एक यहाँ पर एक रिवेंज जो वर्ड है ना, ये रिवेंज और एक एवेंज होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है? रिवेंज का मतलब होता है कि अपने साथ हुए गलत चीज़ों का बदला लेना, और एवेंज का मतलब होता है किसी दूसरे के साथ हुए गलत चीज़ों पर बदला लेना। तो हम लोगों ने नोट कर लें, हम लोगों ने देख लिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब
इसके बाद वी मूव फॉर द एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? सेम वर्ड्स वही रहेंगे, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वही वर्ड रहेंगे, बट इनका इस्तेमाल से वो एम्फैटिक बन जाते हैं। वर्ड्स वही रहेंगे जो कि रिफ्लेक्सिव में होते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे वर्ड्स रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, हमने देख लिया। अभी एम्फैटिक कैसे होते हैं ये सारे वर्ड? जब इनका इस्तेमाल एम्फेसिस के लिए हो, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा हाईलाइट करना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस डालना हो, तब हम उसको एम्फैटिक कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं कि आई डू ऑल माई वर्क माई सेल्फ, कि मैं अपना सारा काम खुद करता हूँ। माई सेल्फ से यहाँ पे एम्फेसिस हो गया, फोकस हो गया। एम्फैटिक का मतलब होता है फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। एम्फेसिस डालने के लिए, उस पर गौर फरमाने के लिए, उस पर प्रकाश डालने के लिए जो होता है, हम सेल्फ फॉर्म का यूज़ करते हैं तो हो जाता है एम्फेसिस। यहाँ पे आई डू ऑल माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना सारा काम खुद करता हूँ। अगर इसमें से माई सेल्फ वर्ड को डिलीट कर दें तो ये सेंटेंस कैसा बन जाता है? ये बन जाता है आई डू माई वर्क, मैं अपना काम खुद करता हूँ। तो यहाँ पर आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, यहाँ पे खुद स्वयं नहीं है। इस वर्ड का मतलब हो गया यहाँ पे स्वयं, खुद, बिना किसी के दूसरे की मदद के। बट यहाँ पे देखिए आई डू ऑल माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, ये बड़ा सिंपल हो गया। उसी तरीके से हम देख लेते हैं कि यू हर्ड द स्टेटमेंट योरसेल्फ, कि आपने स्वयं सुना उस कथन को, आपने स्वयं सुना। अगर इसको यहाँ से एम्फेसिस हो गया, ये सब्जेक्ट यहाँ पे एम्फेसिस डल गया, सब्जेक्ट जितने भी हैं यहाँ पे एम्फेसिस डल गया, ये तो इसमें। और यहाँ पे अगर हम योरसेल्फ डिलीट कर दें तो हो जाएगा सिर्फ क्या? आई हर्ड द स्टेटमेंट, मैंने सुना, खुद वाली वर्ड इसमें नहीं आएगा। और यहाँ पे एक और देख लेते हैं कि दे करते हैं, दे एडमिटेड देयर फॉल्ट देमसेल्व्स, उन्होंने अपनी गलती को खुद स्वीकार किया। सेल्फ हटा देंगे तो एम्फेसिस खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा, उन्होंने गलती स्वीकार करी। और सेल्फ लगाने से यहाँ पे एम्फेसिस हो गया, उन्होंने अपनी गलती खुद स्वीकार करी। और एक देख लेते हैं कि द कैट ओपन्ड द डोर इटसेल्फ, बिल्ली ने दरवाज़ा खुद खोली। बिल्ली जो है दरवाज़ा खुद खोली, तो यहाँ पे इट लगाने से कैट एम्फैटिक हो गया। और अगर इटसेल्फ हम डिलीट कर देते हैं तो बड़ा नॉर्मल सा सेंटेंस बन जाएगा, उसका जो एम्फेसिस को जो इफेक्ट डाला था वो ख़त्म हो जाएगा और उसका मतलब हो जाएगा बिल्ली ने दरवाज़ा खोली। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस देख लिए जिससे कि हमें ये समझ में आ गया। एक और देख लेते हैं कि शी सेड इट हरसेल्फ, उन्होंने ऐसा खुद कहा। तो हरसेल्फ लगाने से सब्जेक्ट पे एम्फेसिस आ गया। और अगर हरसेल्फ निकाल देते हो तो क्या बन गया? शी सेड इट, कि उन्होंने कहा, वो बोली। हरसेल्फ वाली बात खत्म हो जाने से इसका एम्फेसिस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देख लिया कि वही सेल्फ वाले जो कंपाउंड प्रोनाउन है वो जब इसके पहले उनका इस्तेमाल हम लोगों ने एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में देखा था, बट यहाँ पर ये सेल्फ वाले कैसे जो है इसके पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव के रूप में देखा था, बट यहाँ पर कैसे वही सेल्फ वाले प्रोनाउन जो है एम्फैटिक के रूप में इस्तेमाल हो गया। तो ये दोनों हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जो है हम देखने की कोशिश करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस इसीलिए क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है
डबल रोल प्ले करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन डबल रोल प्ले करता है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेटिव प्रोनाउन जो है डबल रोल, एक साथ दो काम करता है। एक साथ ये प्रोनाउन भी है और एक साथ ये रिलेट भी करता है। रिलेट का मतलब कनेक्ट करना, रिलेट का मतलब कनेक्ट करना, और कनेक्ट का मतलब हो गया कनेक्टर। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में दो काम करता है। प्रोनाउन का भी काम करता है और प्रोनाउन का काम तो करेगा ही क्योंकि नाम ही है रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेट करने का भी काम करता है, तो डबल रोल प्ले करता है। इस वजह से इसमें थोड़े से बाकी जो प्रोनाउन के टाइप्स है उससे इसका लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू सी इट। ये एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी हम बड़े आसानी से और बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझ लेंगे। एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं कि I met the man. The man helps the poor. ये एग्जाम्पल देखिए कि I met the man, मैंने उस इंसान से मिला, मैं उस इंसान से, आदमी से मिला जो इंसान गरीबों की मदद करता है। दो सेंटेंस हैं ये। सेंटेंस नंबर 1 I met the man, सेंटेंस नंबर 2 the man helps the poor। दोनों को कंबाइन करते हैं। देखिए कंबाइन करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से। तो कैसे कंबाइन हो जाता है देखिए आप, I met the man who helps the poor। I met the man that who helps the poor। देखिए यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये who किसकी जगह आया है, the man की जगह आया है। man क्या है, नाउन, तो नाउन के जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को कहते हैं प्रोनाउन। तो इस तरीके से ये जो हो गया प्रोनाउन हो गया। देखिए हमें प्रूफ करना है ना कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे प्रोनाउन है, डबल रोल कैसे फंक्शन करता है प्रोनाउन का भी और एडजेक्टिव का। तो प्रोनाउन का रोल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैच कीजिए आप, आई ये आई रहा, मैट का मैट, द मैन का द मैन, हेल्प्स का हेल्प्स, द का द, पुअर का पुअर। क्या नहीं है इसमें, द मैन नहीं है, उसकी जगह क्या आ गया, हु आ गया। तो द मैन नाउन है, नाउन के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। तो ये प्रोनाउन होगी एक तरीके से। और ये कनेक्टर कैसे हो गया, ये कनेक्टर हो गया क्योंकि दोनों सेंटेंस को कनेक्ट किया। यहाँ पर सेंटेंस दो हैं, आई मेट द मैन, और दूसरा सेंटेंस द मैन हेल्प्स द पुअर। इस तरीके से ये दो सेंटेंस को कनेक्ट किया, इसलिए ये कनेक्टर हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन को कहते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स और रेफर्स टू सम नाउन एंड प्रोनाउन गोइंग बिफोर। ये रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन है। रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन एंड प्रोनाउन गोइंग बिफोर इट। तो रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु हो गया, ये किसको रिलेट करता है, रेफर्स करता है, रेफर्स टू सम नाउन एंड प्रोनाउन गोइंग बिफोर इट। देखो ये नाउन एंड प्रोनाउन है जो इसके पहले लगता है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो मैन है ये कहलाता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंटीसीडेंट और एंटीसीडेंट के बिना जो है रिलेटिव प्रोनाउन समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स और रिलेट टू सम नाउन एंड प्रोनाउन गोइंग बिफोर। रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन एंड प्रोनाउन गोइंग बिफोर। रिलेटिव प्रोनाउन जो है किसको रिलेट करता है, किसको रेफर करता है, तो किसी नाउन एंड प्रोनाउन को रेफर करता है, नाउन एंड प्रोनाउन को रिलेट करता है, और वो नाउन एंड प्रोनाउन जिसको रिलेट करता है वो एंटीसीडेंट कहलाते हैं। और एंटीसीडेंट हमेशा पहले आता है रिलेटिव प्रोनाउन के। देखिए यहाँ पर हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, और ये किसको रिलेट किया, द मैन को। द मैन क्या है, नाउन, नाउन उसके पहला आया, इसलिए ये एंटीसीडेंट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए द पेन, द पेन which my uncle gave writes very smoothly
द पेन दैट माई अंकल गेव राइट्स वेरी स्मूथली। देखिए यहाँ पर विच क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ये किसको रेफर करेगा, टू नाउन एंड प्रोनाउन गोइंग बिफोर। नाउन इसको रेफर किया, द पेन को, ये इसके पहले है, तो द पेन क्या हो गया यहाँ पे, एंटीसीडेंट। ये देखिए एंटीसीडेंट हो गया, ये द पेन हो गया एंटीसीडेंट, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन एंड प्रोनाउन को रेफर करता है जो उसके पहले आता है। हर बार रिलेटिव प्रोनाउन को एंटीसीडेंट के बिना इमेजिन करना इट्स वेरी टफ। तो यहाँ पे विच हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, रेफर किया द पेन को, द पेन हो गया एंटीसीडेंट। और ये देखिए दो सेंटेंस है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब कहीं ना कहीं ये दो सेंटेंसेस का कंबाइंड फॉर्म है, और इसको ब्रेक करने पे हमें दो सेंटेंस मिलेगा। देखिए पहला सेंटेंस हो जाएगा द पेन राइट्स वेरी स्मूथली, पहला सेंटेंस हो गया द पेन राइट्स वेरी स्मूथली, और दूसरा सेंटेंस हो गया माई अंकल गेव मी, माई अंकल गेव मी, गेव द पेन। देखिए इस पेन की जगह क्या आ गया, इस पेन की जगह आ गया विच, इसलिए विच हो गया प्रोनाउन क्योंकि नाउन को रिप्लेस किया, और ये विच रिलेटिव है, कनेक्टर है क्योंकि दो सेंटेंस को कनेक्ट किया। बाकी सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। देखिए द पेन राइट्स वेरी स्मूथली, राइट्स वेरी स्मूथली, माई अंकल गेव, हर वर्ड्स मिल जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जानना कि दो सेंटेंस को जब कंबाइन करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से, तो रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन को रिप्लेस करेगा। उसके अलावा वर्ड टू वर्ड दोनों सेंटेंस में जितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उतने ही नंबर ऑफ वर्ड्स होने चाहिए जब हम रिलेटिव प्रोनाउन से देकर उन सेंटेंसेस को हम कनेक्ट करते हैं। लेट मी स्विच ऑन द लाइट, इट्स गेटिंग डार्क। तो जितने इसमें होते हैं तो उतने ही वर्ड्स होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया दो एग्जाम्पल के माध्यम से कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन डबल रोल फंक्शन कैसे करता है, रिलेटिव प्रोनाउन एट द सेम टाइम ये प्रोनाउन कैसे है और कनेक्टर कैसे है, और रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिलेट करता है, किसी नाउन एंड प्रोनाउन को गोइंग बिफोर, और वो जो नाउन एंड प्रोनाउन क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट। अब पोजीशन वाइज देखेंगे तो क्या होता है, पहले एंटीसीडेंट फिर रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए द मैन एंटीसीडेंट, हु रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे देखिए द पेन एंटीसीडेंट, विच रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, डेफिनेशन देख लें तो रिलेटिव प्रोनाउन रेफर और रिलेट टू सम नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर करता है जो उसके पहले इस्तेमाल होता है, और जो नाउन एंड प्रोनाउन जो पहले होता है इस्तेमाल उसको कहते हैं एंटीसीडेंट। फिर से इस एंटीसीडेंट वर्ड का मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि एंटीसीडेंट के बिना रिलेटिव प्रोनाउन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सिंपल एग्जाम्पल से जो है रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन समझा देखा, हम लोगों ने उसका इस्तेमाल देखे, और ये भी समझने की हमने कोशिश किया कि वो प्रोनाउन कैसे है और रिलेटिव और कनेक्टर कैसे एट द सेम टाइम। अब हमारी कोशिश होगी कि रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होता है। अब इसके बाद जो है हम मूव करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड्स जो है रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, और वो जो वर्ड्स होते हैं तो उनका इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है। रिलेटिव प्रोनाउन ये 6 वर्ड्स होते हैं, हु, whom, whose, which, that, what, ये 6 रिलेटिव वर्ड्स हैं। Who, whom, whose, which, that, what, ये 6 रिलेटिव वर्ड्स हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हैं। इनका इस्तेमाल प्रोनाउन के रूप में भी होता है, कनेक्टर के रूप में भी होता है। एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं इन तीनों से, who, whom, whose। तो सबसे पहला इंटरेस्टिंग जानना यह है कि इन तीनों का इस्तेमाल पर्सन्स के लिए होता है। दे आर यूज्ड फॉर पर्सन्स। सबसे पहला ये चीज़ इनको बाकी तीनों से अलग कर देता है कि
हु, हुम, हुज का इस्तेमाल पर्सन्स के लिए होता है, लिविंग बींग्स के लिए होता है, इंसानों के लिए होता है, इन चीज़ों का होता है, हम बाद में देखेंगे। तो इन जो होता है कि हु, हुम, हुज पर्सन्स इस्तेमाल होता है, फिर भी अलग कैसे है, तो हु का इस्तेमाल जो है कर्ता कारक, ये नॉमिनेटिव केस है, ये नॉमिनेटिव, ये सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कर्ता कारक की तरह होगा, वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, ये पहला डिफरेंस। हुम जो है सेंटेंस का कर्म कारक है, ऑब्जेक्टिव केस, ये सेंटेंस का ये जो है वाक्य का कर्म बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, और ये जो है ये संबंध पोजेसिव केस है, इसका इस्तेमाल जो है संबंध बताने के लिए, किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति का उसका अधिकार जताने के लिए होता है। तो यहाँ पहली बात ये इन तीनों से अलग हो गया। अगर ही जो है कर्ता कारक, अगर हु जो है ही के बराबर है तो हुम जो है हिम के जैसा हो जाएगा, और हिज जो है हुज की तरह हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हु जो है नॉमिनेटिव केस है, हुम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, और हुज जो है पोजेसिव केस है। हु जो है ही के बराबर है क्योंकि कर्ता कारक है, और हुम जो है हिम के बराबर है क्योंकि कर्म कारक है, और हुज जो है हिज के बराबर है क्योंकि संबंध कारक है। और इसके अलावा इस्तेमाल जो है इसका सिंगुलर के रूप में भी हो सकता है और प्लूरल के रूप में भी हो सकता है। इसका इस्तेमाल मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है, फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है। कहने का मतलब हु का इस्तेमाल सेंटेंस में सिंगुलर एक वचन के लिए भी हो सकता है, बहुवचन के लिए भी हो सकता है। हु का इस्तेमाल सेंटेंस में मैस्कुलिन जेंडर पुलिंग और स्त्रीलिंग के लिए भी हो सकता है। सेम थिंग हुम का भी इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल के रूप में हो सकता है, और हुम का इस्तेमाल जो है मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, इसमें भी सेम बात, सिंगुलर एंड प्लूरल एंड मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर, ये तीनों ये बातें हम देख के अब इन पे हम एक एक एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करेंगे। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, कैसे इस्तेमाल होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह, हुम ऑब्जेक्ट की तरह, हुज जो है पोजेसिव केस की तरह, हु ही के बराबर, हुम हिम के बराबर, हुज हिज के बराबर। ही का इस्तेमाल सिंगुलर एंड प्लूरल, मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर जो है, हु का इस्तेमाल मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर सिंगुलर एंड प्लूरल, हुम का इस्तेमाल सिंगुलर एंड प्लूरल मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर, हुज का इस्तेमाल सिंगुलर एंड प्लूरल मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर। एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, दिस बॉय, या फिर इसका हम ऐसे करते हैं, दिस इज द बॉय हु इज वेरी ओबीडियंट। यह वह लड़का है जो बहुत ओबीडियंट है। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसको रेफर करता है? टू सम नाउन एंड प्रोनाउन गोइंग बिफोर, और उसको कहलाते हैं एंटीसीडेंट। तो ये यहाँ पे हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हु जो है कर्ता कारक कैसे ही के बराबर है। तो ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है इस सेंटेंस में, मतलब कहीं ना कहीं ये दो सेंटेंसेस को जोड़ के बनाया गया। इनको ब्रेक करेंगे तो दो सेंटेंस मिल जाएगा। जैसे देखिए क्या हो गया दो सेंटेंस, दिस इज द बॉय या ही इज वेरी ओबीडियंट। देखिए द बॉय या ही की जगह क्या आ गया? हु आ गया, नॉमिनेटिव केस। बाकी देखिए दिस का दिस, इस का इस, द बॉय का द बॉय, इसका इस, वेरी का वेरी, ओबीडियंट का ओबीडियंट, सारे वर्ड्स मिल जाएंगे वर्ड टू वर्ड। गिनती से भी दोनों संख्या में, यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस उसमें, और ऊपर में शब्दों की संख्या समान रहेगा। और ये इसका इस्तेमाल, हु का इस्तेमाल ही की जगह हुआ है, इसलिए नॉमिनेटिव केस है। यहाँ पर हमने मैस्कुलिन जेंडर के लिए देखा, एक फेमिनिन जेंडर का लेके देख लें कि देखिए वही सेंटेंस को लिखते हैं अगर कि दिस इज द गर्ल हु इज वेरी ओबीडियंट। यहाँ पे हमने जेंडर चेंज कर लिया, बट फिर हु नहीं बदला। हु का इस्तेमाल मैस्कुलिन जेंडर के लिए भी हो और फेमिनिन जेंडर के लिए भी हो। इसको भी दो सेंटेंस में ब्रेक कर लेंगे कि दिस इज द गर्ल फुल स्टॉप,
द गर्ल या शी इज़ वेरी ओबीडियंट, तो शी की जगह हु का इस्तेमाल हुआ। इसी तरीके से हम इसे भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि इसको हमने ऐसे ब्रेक कर दिया, इसे भी ब्रेक कर सकते हैं कि दिस इज़ द गर्ल फुल स्टॉप, और यहाँ पे हु की जगह हो जाएगा ही शी, या फिर द गर्ल इज़ वेरी ओबीडियंट, और शी है मतलब नॉमिनेटिव केस, इसलिए यहाँ पर हु का इस्तेमाल हुआ। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेट करता है किसे, नाउन एंड प्रोनाउन गोइंग बिफोर, और द गर्ल हो गया एंटीसीडेंट। तो हमने मैस्कुलिन जेंडर में भी देखा हु है, फेमिनिन जेंडर में भी हमने देखा हु। अब हम सिंगुलर में देख लिए, प्लूरल में देख रहे थे। देखिए प्लूरल में भी वही होगा कि दीज आर द चिल्ड्रन हु आर वेरी ओबीडियंट। देखिए यहाँ पे हमने प्लूरल लिख लिया, चिल्ड्रन ले लिया। अब तक तो हमने बॉय गर्ल सिंगुलर लिया था, एक मैस्कुलिन जेंडर था, एक फेमिनिन जेंडर, अभी हमने प्लूरल में। ये क्या हो गया, हु हो गया नॉमिनेटिव रिलेटिव प्रोनाउन, किसको रेफर करेगा, टू सम नाउन एंड प्रोनाउन गोइंग बिफोर, इसलिए ये एंटीसीडेंट हो गया। इसको ब्रेक करेंगे तो ऑफकोर्स दो सेंटेंस तो बनेगा ही, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसमें कैसे हो गया, दीज आर द चिल्ड्रन फुल स्टॉप, दे यहाँ पे कर लो या चिल्ड्रन कर लो, दे आर चिल्ड्रन आर वेरी ओबीडियंट। देखिए यहाँ पर दे या चिल्ड्रन की जगह क्या हमने इस्तेमाल किया, हु का इस्तेमाल किया। बाकी सारी चीज़ें आपको एज इट इज मिल जाएगी। दीज का दीज, द आर का आर, द चिल्ड्रन का द चिल्ड्रन, आर का आर, वेरी ओबीडियंट का वेरी ओबीडियंट। दीज आर द चिल्ड्रन, दे आर वेरी ओबीडियंट। तो इस तरीके से हमने देखा कि हु जो है नॉमिनेटिव केस है, हुम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, हुज जो है पोजेसिव केस है। हु का इस्तेमाल हमने सिंगुलर में भी हु रहा, प्लूरल में भी हु रहा, नॉमिनेटिव केस में भी हु रहा, और सॉरी मैस्कुलिन जेंडर में भी हु रहा, फेमिनिन जेंडर भी हु रहा। तो हु का हमने देख लिया। अब हम देखने की कोशिश करेंगे हुम का। हुम का क्या है, बिल्कुल ये वही है, सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं कि द गर्ल विद होम यू प्ले इज स्मार्ट। रिलेटिव प्रोनाउन हु, किसको रेफर किया, टू सम नाउन एंड प्रोनाउन गोइंग बिफोर, तो ये क्या हो गया, एंटीसीडेंट। दो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, कहीं ना कहीं ये दो सेंटेंस को मिलकर बनाया गया है। इसको ब्रेक करेंगे तो दो सेंटेंस मिलेगा कि द गर्ल इज स्मार्ट, यू प्ले विद द गर्ल, या फिर हर। देखिए ये गर्ल या हर की जगह क्या आया, हुम आ गया। हुम कैसा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, हर इसलिए हुम आ गया। बाकी सारी चीज़ें आपको एज इट इज मिलेगी। देखिए द गर्ल का द गर्ल, विद का विद, और हु की जगह, हुम की जगह द गर्ल, यू का फिर यू, प्ले का प्ले, और विद का विद। सारे वर्ड्स आपको सेम टू सेम मिल रहे हैं। इसको हम मैस्कुलिन जेंडर में भी कर लें, यहाँ पे द गर्ल की जगह द बॉय कर लो, द बॉय विद whom you play is smart। यहाँ पे हमने मैस्कुलिन जेंडर ले लिया, बट फिर भी जो है whom तो whom ही रहा। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसको रेफर किया, नाउन एंड प्रोनाउन गोइंग बिफोर, ये हो गया whom रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हो गया एंटीसीडेंट। ब्रेक करोगे तो वही सेंटेंस मिल जाएंगे कि द बॉय इज स्मार्ट, यू प्ले विद हिम, यहाँ पे हिम हो जाएगा, और हिम की जगह whom आ गया। एक प्लूरल में ले लें, देखो the children with whom you play are smart। जिनके साथ आप खेलते हैं वो बच्चे स्मार्ट। रिलेटिव प्रोनाउन किसको रेफर किया, नाउन एंड प्रोनाउन गोइंग बिफोर, ये एंटीसीडेंट, ये रिलेटिव प्रोनाउन। इसको ब्रेक करेंगे तो ये भी दो सेंटेंस निकलेगा। क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन आर स्मार्ट, यू प्ले विद देम। यहाँ पे whom किसको रिप्लेस करके आएगा, देम हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर हमने whom का भी इस्तेमाल देख लिया कि whom का इस्तेमाल जो होता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए होता है, पर्सन्स के लिए होता है, सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी होता है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए भी होता है, और फेमिनिन जेंडर के लिए भी होता है। इसके बाद हम हुज देखने की कोशिश करेंगे। हुज में भी वही बातें पहले हमने देख लिया कि सिंगुलर के लिए भी हो जाएगा, प्लूरल के लिए भी हो जाएगा, और मैस्कुलिन जेंडर के लिए भी हो जाएगा,
और फेमिनिन जेंडर के लिए भी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते, देखिए द गर्ल हु टॉप्ड द एग्जाम, हु नहीं, हमें हुज से करना है, राइट। हु तो हमने देख ही लिया, नॉमिनेटिव केस हुज से करना है। द गर्ल हुज फादर इज अ फार्मर टॉप्ड द एग्जाम। देखिए यहां पर हुज क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, किसको रेफर किया, नाउन एंड प्रोनाउन गोइंग बिफोर, ये क्या हो गया, एंटीसीडेंट। वह लड़की जो एग्जाम में टॉप करी, उसके पिताजी एक किसान हैं। रिलेटिव प्रोनाउन है, ब्रेक करेंगे तो दो सेंटेंस मिलेगा ही मिलेगा। पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, द गर्ल टॉप्ड द एग्जाम, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, हर फादर इज अ फार्मर। देखिए ये दूसरा सेंटेंस, हर फादर की जगह क्या आ गया, हुज आ गया। बाकी सारी चीजें आपको, हर फादर पोजेसिव केस है इसलिए यहाँ पे हुज आ गया। बाकी सारे सेंटेंसेस आपको एज इट इज मिलेंगे। द गर्ल का द गर्ल, टॉप्ड एग्जाम का टॉप्ड एग्जाम, हर फादर की जगह हुज, फादर इज अ फार्मर, फादर इज अ फार्मर। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हुज का इस्तेमाल। इसका हम अगर हम बॉय की जगह कर देंगे, द बॉय हुज फादर इज अ फार्मर टॉप द एग्जाम, फिर भी यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गर्ल की जगह हो जाएगा यहाँ पे बॉय, और यहाँ पे हर की जगह हो जाएगा हिज। यहाँ पर हिज फादर हो जाएगा अगर बॉय की तरह लिखेंगे, और यहाँ पे द गर्ल की जगह द बॉय होगा, बाकी सेम रहेंगे। अगर प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे तो देखो, द चिल्ड्रन whose parents are farmer topped the exam। यहां भी ब्रेक करोगे, whose जो है, whose father, यहाँ हुज जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि किसको रेफर किया, नाउन एंड प्रोनाउन। ये हो गया एंटीसीडेंट, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, द चिल्ड्रन टॉप द एग्जाम, पहला सेंटेंस, और दूसरा देयर फादर, इसकी जगह क्या हो जाएगा, देयर फादर। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हुज का इस्तेमाल जो है पोजेसिव केस के लिए होता है, सिंगुलर के लिए भी हो जाएगा, प्लूरल के भी हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर के लिए भी हो जाएगा, और फेमिनिन जेंडर के लिए भी होगा। इस तरीके से एक एग्जाम्पल से हम लोगों ने हु, हुम, हुज तीनों हम लोग देख लिया। अब रह जाता विच और दैट। अब हमें देखना है कि विच और दैट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो विच का इस्तेमाल जो होता है इसका थिंग्स के लिए होता है। विच का इस्तेमाल होता है थिंग्स के लिए, विच का इस्तेमाल हो जाता है थिंग के लिए, और ये नॉमिनेटिव केस भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी है, और ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। और इसका पोजेसिव केस जो है ना, पोजेसिव केस जो होता है ऑफ विच होता है। इसका थिंग्स है तो हम हुज तो लगाएंगे नहीं, तो हुज हम नहीं लगा के क्या लगाएंगे, ऑफ विच। एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए द बुक और द बुक विच आई बॉट फ्रॉम Delhi is, the book which I from Delhi is very interesting. The book which I bought from Delhi is interesting. Which है relative pronoun, किसको रेफर किया, नाउन एंड प्रोनाउन गोइंग बिफोर, ये हो गया एंटीसीडेंट, और थिंग्स है इसलिए इसका इस्तेमाल हो गया विच के लिए। इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे हो गया, ये हो गया कि द बुक इज very interesting, I bought the book from Delhi। देखिए द बुक की जगह क्या आ गया, विच, बाकी सब एज इट इज मिलेगा आपको। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई बॉट फ्रॉम दिल्ली, बाकी सारी चीज़ें
आपको एज इट इज रखना है। पोजेसिव केस की अगर देख लें तो हुज होता है, देखिए कि आई हैव अ वॉच, द डायल ऑफ विच इज ऑफ गोल्डन कलर। अब थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हुज तो नहीं लगाएंगे ना, इसलिए हमने ऑफ विच लगाई। ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन, किसको रेफर करा, द डायल को, डायल हो गया एंटीसीडेंट, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। और इसको ब्रेक करेंगे तो दो सेंटेंस निकलेगा, क्या, आई हैव अ वॉच फुल स्टॉप, इट्स डायल इज ऑफ गोल्ड कलर। इसको ब्रेक करेंगे तो दो तरीके से मिल जाएगा, दो सेंटेंस मिलेंगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है वो इस बात का सबूत है कि दो सेंटेंस को जोड़ा है। तो आई हैव अ वॉच एक हो गया, दूसरा हो गया इट्स डायल इज ऑफ गोल्डन कलर। तो यहाँ पर हमने विच का भी देख लिया। अब हम देखते हैं दैट का इस्तेमाल, कि दैट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। नेक्स्ट वी मूव फॉर दैट। तो दैट का इस्तेमाल जो होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दैट का इस्तेमाल जो होता है पर्सन्स के लिए वो होता है और थिंग के लिए भी होता है, नॉमिनेटिव केस के लिए भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी होता है। और इसका नो पोजेसिव केस, इसका पोजेसिव केस नहीं होता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए ही इज दैट इज कंटेंट इज हैप्पी। देखिए ही है, फिर भी हमने दैट लगाया, मतलब इंसान के लिए भी दैट का इस्तेमाल होता है। ही दैट इज कंटेंट इज हैप्पी, मतलब वह इंसान जो संतुष्ट है वही खुश है, वह इंसान जो संतुष्ट है वही खुश है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन किसको रेफर करा, ये रिलेटिव प्रोनाउन किसको रेफर करा, नाउन एंड प्रोनाउन गोइंग बिफोर, ये हो गया एंटीसीडेंट। यहाँ पर हमने जो है दैट का इस्तेमाल पर्सन्स के लिए देखा। एक और देखते हैं थिंग के लिए, टेक एवरीथिंग दैट यू लाइक। यहां पर देखिए दैट का इस्तेमाल थिंग के लिए हो गया, इसलिए यही मैं कह रहा था कि दैट का इस्तेमाल जो है पर्सन्स के लिए भी होता है, थिंग के लिए भी होता है। अब हम देखते हैं व्हाट का इस्तेमाल। व्हाट इज द लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट का इस्तेमाल देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ये व्हाट बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि व्हाट के लिए कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है, और मैंने इस बात पे बार बार आपको बताया है कि एंटीसीडेंट के बिना हम रिलेटिव प्रोनाउन को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हमेशा ही सिंगुलर के लिए होता है। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि व्हाट का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए होता है और इसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है। कैसे, देखिए, आई से व्हाट आई मीन, मैं वही कहता हूं जो मेरा मतलब होता है। देखिए व्हाट ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कोई एंटीसीडेंट है क्या, नो एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है, द नाउन एंड प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है जिसको रिलेट करते हैं, इसके पहले तो वर्ब है, ये प्रोनाउन है, कोई एंटीसीडेंट नहीं है। एक और एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो एक प्रोवर्ब जैसा बन जाता है कि व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, कि जिस चीज़ का हमारे पास उपचार नहीं है, जिस समस्या का हमारे पास समाधान नहीं है, जिस बीमारी का उपचार नहीं है, तो उस बीमारी के चलते जो समस्या आएगी, जो पेन होगा, उसको हमें सह लेना पड़ेगा। तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, तो व्हाट जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका कोई एंटीसीडेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमने 6 जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन उनको देख लिया, हु, हुज, व्हिच, दैट, व्हाट। अब क्या रह जाता है इसके बाद अब रह जाता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का, ये तो हम लोगों ने फंडामेंटल इंफॉर्मेशन देखा। अब रिलेटिव प्रोनाउन का जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ पॉइंट्स हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। रिलेटिव प्रोनाउन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसका इस्तेमाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहाँ और कैसे आते हैं।
तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां पर हु का इस्तेमाल होना है वहां पर whom का कर देगा, और जहां पर whom का इस्तेमाल होना है वहां पे who का कर देगा। तो इस कंफ्यूजन से हम कैसे बचें कि जहां पर who का इस्तेमाल होना है वहां पर whom का कर देगा, और जहां पर whom का इस्तेमाल है वहां पर who का कर देगा। ये कंफ्यूजन को हम तब बच जाएंगे जब हम समझ लेते हैं कि who जो होता है ये नॉमिनेटिव केस होता है, मतलब कर्ता कारक के बराबर है ये, और who का मतलब जो होता है ही के जैसा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या लगाना, who और whom, उसको ब्रेक कर लो और देखो वहाँ पर who आ रहा है या him, वहाँ पर ही आ रहा है या him आ रहा है। अगर ही आएगा तो who लगाएंगे और him आएगा तो whom लगाएंगे। सिमिलरली ये जो है ऑब्जेक्टिव केस है, ये कर्म कारक है और ये जो है him के बराबर है, और ये जो है ये who, फिर वही बात, ये नॉमिनेटिव केस है तो ये भी कर्ता कारक ही है। मतलब ये तो मैंने 3 बार इसलिए लिखा कि जहाँ पे who होना हुआ whom लगा देगा और जहाँ whom होना हुआ who लगा देगा। एक एग्जांपल देखते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, आप उसको ब्रेक कर लो और वहाँ पर ही लगा दो। अगर ही बना से सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा तो who लगेगा, और वहाँ पर अगर him की ज़रूरत है तो whom लगेगा। एक सेंटेंस देखते हैं, देखिए ही की जगह लिखते हैं द मैन who you thought to be a gentleman is dishonest। मतलब द मैन हु यू थॉट टू बी जेंटलमैन इज डिसऑनेस्ट, वो इंसान जिसको आपने जेंटलमैन समझा वो बेईमान निकला। तो हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, किसको रिलेट किया, नाउन एंड प्रोनाउन गोइंग बिफोर, ये हो गया एंटीसीडेंट। अब हमें यहाँ चेक करना है यहाँ हु सही है या नहीं, तो हु सही नहीं है, यहाँ पर whom होगा। तो इस बात का चयन कैसे होगा, आप इसको ब्रेक कर लो। देखो पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, द मैन इज डिसऑनेस्ट, और दूसरा सेंटेंस you thought him to be a gentleman। तो यहां पर him लिखा ना आपने, यहां ही थोड़ी ना लिखेंगे आप, him, और him जो होता है whom के बराबर होता है, इसलिए यहां पर whom होगा, इसलिए यहां पर whom होगा, who नहीं होगा, whom होगा। यही तरीका है, उसको ब्रेक कर लेना आप, और ब्रेक करके सेंटेंस बना लेना, देखना ही आ रहा तो हु सही है और हिम आ रहा तो हु सही। एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि whom did you say was shouting, whom did you say was shouting। तो whom यहाँ पे गलत है, यहाँ पे who होगा। कैसे समझेंगे आप, whom did you say was shouting, तो यहाँ आंसर लिखो ना, he was shouting, यही होगा ना। यहाँ पे him was shouting तो नहीं होगा, ये तो सब्जेक्ट है, तो इसलिए ही होगा, और ही का मतलब who होता है, इसलिए who सही है और whom गलत है। दिस इज द वेरी सिंपल टेक्निक। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कि who जो है नॉमिनेटिव केस है, ही के बराबर है, whom जो है ऑब्जेक्टिव केस है, him के बराबर है, और whose जो पोजेसिव केस है his के बराबर है। ये हम लोगों ने देख लिया। और कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं, वो क्या है, 2 मिनट और वक्त लेना है जिसपे उन पॉइंट्स को भी हम देख लें जहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं कि हु की जगह और विच की जगह दैट का इस्तेमाल होता है। ये एक पॉइंट है कि हु की जगह और विच की जगह दैट का इस्तेमाल होता है। तो कौन कौन सा पॉइंट्स है, कंडीशंस हैं जहाँ पर हु और विच की जगह दैट का इस्तेमाल होगा। तो पहला होता है कि एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जब किसी का किसी से तुलना ना हो तो पॉजिटिव, जब 2 व्यक्ति वस्तुओं का आपस में तुलना हो तो कंपैरेटिव, जब 2 से ज़्यादा हो तो सुपरलेटिव। ये होता है
तो अगर एडजेक्टिव का इस्तेमाल सुपरलेटिव फॉर्म में हो तो वहां पर हम विच की जगह दैट लगाएं। जैसे दिस इज द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन। दिस इज द बेस्ट मूवी, देखिए द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए दैट लग गया, दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। ये किसको रेफर करता है? नाउन एंड प्रोनाउन गोइंग बिफोर, ये हो गया एंटीसीडेंट। तो दैट लगा क्योंकि ये सुपरलेटिव फॉर्म है। देखिए दिस इज, एक और देखते हैं, दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग, दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस दैट आई हैव एवर विजिटेड। ये जो है सबसे रोमांचकारी जगह जहाँ पर मैं आया हूँ। द मोस्ट एक्साइटिंग सुपरलेटिव, दैट रिलेटिव प्रोनाउन किसको रेफर किया? प्लेस को, प्लेस एंटीसीडेंट। ये कंडीशन नंबर 1 हमने देखा जहाँ पर विच की जगह दैट का इस्तेमाल होता है। और कहाँ पे हो सकता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में ये सब कुछ वर्ड्स हों, जैसे द सेम हो, ऑल, एनी, ओनली, नथिंग, अगर ये सारे वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिल जाएं तो वहां पर दैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए शेक्सपियर साहब ने कहा है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़, हर पीला दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होता। यहाँ पर दैट क्यों? क्योंकि ऑल है, इस लिस्ट में आपके पास ऑल है। एक और देखते हैं कि आई हैव द सेम बुक। अच्छा, इसका एग्जाम्पल ऐसे करते हैं कि दिस इज द सेम बुक, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किए कि दिस इज द सेम बुक दैट आई हैव। ये वही किताब है जो मेरे पास है, द सेम है इसलिए यहाँ पर दैट है, विच नहीं होगा। यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर वर्ड्स में, सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स हों, द सेम, ऑल, एनी, ओनली, नथिंग, तो हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। 2 और पॉइंट्स बनते हैं जहाँ पर हम हु की जगह, विच की जगह जो है दैट का इस्तेमाल करते हैं। क्या वो 2 पॉइंट्स हैं? उन 2 पॉइंट्स के साथ ये जो पूरा स्टोरी है, जो कहानी है रिलेटिव प्रोनाउन का फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो ख़त्म हो जाता है। और थर्ड पॉइंट्स कहता है कि अगर आपका जो सेंटेंस है ना इंटेरोगेटिव है, आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, जो हु से शुरू हुआ है या विच से शुरू हुआ है, हु या व्हाट से शुरू हुआ है, तो वहाँ पर हम दैट लगाएंगे, उसके साथ हम दैट लगाएंगे उस सेंटेंस। वैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हु से शुरू हुए हैं या व्हाट से शुरू हुए हैं, तो उसमें हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए कि हु इज द गर्ल दैट टॉप्ड द एग्जाम। अब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव हु से शुरू हुआ इसलिए गर्ल है, उसके बाद भी हमने दैट लगाया, अदरवाइज तो यहाँ पे हु होना चाहिए था। ये रिलेटिव प्रोनाउन और ये रेफर करा नाउन एंड प्रोनाउन गोइंग बिफोर, तो ये हो गया एंटीसीडेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं कि व्हाट इज इट दैट यू वांट। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको चाहिए, तो व्हाट इंटेरोगेटिव से शुरू हुआ इसलिए यहाँ पे दैट। एक और फाइनल एग्जाम्पल्स जहाँ पर हम दैट का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है कि अगर अब तक हमने जितने भी सेंटेंसेस देखे उन सारे सेंटेंसेस में एक एंटीसीडेंट था, बट ये एक ऐसा एग्जाम्पल होने वाला है जिसमें 2 एंटीसीडेंट होगा। एक एंटीसीडेंट इंसान, ह्यूमन बीइंग, और दूसरा एंटीसीडेंट एनिमल। तो उन दोनों एंटीसीडेंट के लिए दैट का इस्तेमाल होगा। ये समझना है कि 2 एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या होता है? वही नाउन एंड प्रोनाउन जो कि वही नाउन एंड प्रोनाउन जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है और जिसको रिलेटिव प्रोनाउन रेफर करता है वो कहलाता है एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट का पोजीशन जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले होता है। तो 2 एंटीसीडेंट, उसमें से एक इंसान और एक एनिमल, तो उसके साथ जो है हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए द मैन एंड हिज मंकी दैट केम
to college campus were the man and his monkey that came to college campus were welcomed with clapping. वो इंसान और उसका मंकी जो कॉलेज कैंपस में आया उसका इस्तेमाल क्लैपिंग, स्वागत क्लैपिंग से किया गया। ये रिलेटिव प्रोनाउन किसको रेफर करता है? नाउन एंड प्रोनाउन गोइंग बिफोर, तो ये हो गया एंटीसीडेंट। और यहाँ पे देखिए दो एंटीसीडेंट है, एक हो गया पर्सन्स और एक हो गया एनिमल, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगा। दैट्स इट। ये कहानी रही रिलेटिव प्रोनाउन की। और इस रिलेटिव प्रोनाउन के साथ प्रोनाउन के जो 10 टाइप्स होते हैं, उन 10 टाइप्स की हर एक बारीकी, हर एक एडवांस और फाउंडेशंस नॉलेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हर तरीके से प्रोनाउन के 10 टाइप्स को हम लोगों ने चेक कर लिया, देख लिया 9th डे के अंत तक। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।